हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट कि आप सब लोग अच्छे होंगे और क्लास के लिए भी रेडी होंगे। हम लोग पीटीआई का राजस्थान का पेपर कर रहे हैं। उसमें से हमने 4 पार्ट उसके पूरे कर लिए हैं। हम हर पार्ट में 10 क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अ, पिछली क्लास में मैंने बताया था। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली लास्ट क्लास में मैंने कहा था बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी उसकी लेके आपको जितनी भी सीट्स हैं बता दूंगा। बिल्कुल राहुल, उसके लिए परेशान मत हो। एक्चुअली कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी सीट आई, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन में कितनी आई है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। पहले इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये 4 पार्ट है और आज हम लोग जो 4 पार्ट हैं उनको पूरे खत्म कर चुके हैं। 5वें पार्ट को खत्म करेंगे और बिल्कुल आई इंश्योर यू कि नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर आपकी यह ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे। फिलहाल आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। कुछ स्टेटमेंट यहाँ नीचे दिए हुए हैं। क्रिएटिविटी इज ओरिजिनलिटी इन एनी आर्ट। क्रिएटिविटी जो है वो सृजनशीलता किसी कला में मौलिकता होती है। थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी के लिए जो सृजनशीलता है उसके लिए आपके लिए किसी भी तरह की क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं, मतलब थिंकिंग की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है क्रिएटिव होने के लिए। फिर नेक्स्ट में इसने बोला है क्रिएटिविटी इज अ न्यू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए वर्क परफॉर्म्ड। एक नया परिणाम होता है। क्रिएटिविटी मस्ट हैव यूटिलिटी फॉर द सोसाइटी और फॉर एनी ग्रुप। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। चलिए बेसिकली चलो हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। सिंपली हम लोग नीचे से करना इसको शुरू करेंगे। क्रिएटिविटी मस्ट हैव यूटिलिटी फॉर द सोसाइटी और द ग्रुप। ये बिल्कुल बात सही है कि क्रिएटिविटी आप करें, हम कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, द रीजन बिहाइंड इज दैट टू सॉल्विंग आउट सम प्रॉब्लम दैट आर लोकेटेड इन आवर सोसाइटी और अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक है। तीसरा है इसमें क्रिएटिविटी इज न्यू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्क। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम क्रिएटिविटी करते हैं मतलब तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग एक नए आयाम पे लेके चले जाते हैं। उसका परिणाम कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, चाहे वो आप मैग्नीट्यूड में देख लें, चाहे वो टाइम के रेफरेंस में देख लें, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको जरूर उसमें मिलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी। ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी कि थिंकिंग जरूरी नहीं है क्रिएटिविटी के लिए। क्रिएटिविटी इज ओरिजिनलिटी इज एनी आर्ट। सो इसका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल्स दोज साइको साइकिल systems and determine its unique adjustment to his environment. In these words personality has been defined। एक किसने कहा है कि पर्सनैलिटी आपका क्या है? व्यक्तित्व, मानवदेहिक जो व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये बात किसने कही है? ये अल्पोर्ट्स ने कही है और ये पहले भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है आपका। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपिंग पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। बच्चे की जो व्यक्तित्व है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, उसका डेवलपमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है? ग्लैंड्स इन द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स सबकी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उनसे ये इफेक्ट होता है। फैमिली से इफेक्ट होता है। देन स्कूल के एक्सपीरियंस से इफेक्ट होता है। देन ग्लैंड्स, फैमिली, स्कूल एक्सपीरियंसेस। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे तो जो इंडिविजुअल्स की बॉडी में ग्लैंड किस तरह से वर्किंग कंडीशन में है, ये बात इन्फ्लुएंस करती है कि आपका जो व्यक्तित्व निर्धारण है वो किस तरह से होगा। देन उसके बाद फैमिली इज आल्सो अनदर फैक्टर टू इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। थर्ड इज स्कूल एक्सपीरियंस। डेफिनेटली द पूरी एक्सपीरियंस अगर इन सब में देखा जाए तो स्कूल का एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका। लेकिन फोर्थ में ये सारे के सारे दिए हुए हैं तो फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्लैंड्स, फैमिली, स्कूल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इज अ मैन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द एक्टिविटी, dominant and not easily embarrassed, submissive, man who is readily react to influence to his environment।
सिंपली यहाँ पे बात करी गई है इंट्रोवर्ट पर्सन के बारे में। हमने जब पर्सनैलिटी के टाइप्स पढ़े थे उसमें हमने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को पूरी तरह से पढ़ा था। अब जब वो बात कैरेक्टरिस्टिक्स की करी गई है तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, मैन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द एक्टिविटी। जो इंटरनल, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंट्रोवर्टिक पर्सन होता है, इंट्रोवर्ट पर्सन बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, तो ये आंसर जो है वो आपका गलत हो जाएगा। डोमिनेंट एंड नॉट इजीली एम्बेरेस्ड, ये ठीक है, समय से नहीं होता। मैन हु इज रेडिली रिएक्ट इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट, नहीं, ये भी आंसर ठीक नहीं है। क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्टिव मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अच्छा, पर्सनैलिटी के जितने भी मेथड थे वो सारे हमने पढ़े थे, और उसमें हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के मेथड पढ़े थे, और अलग भी थीमेटिक टाइप का मेथड भी हमने पढ़ा था, राइट। तो बेसिकली उसमें क्या था, बायोग्राफिक जो टेस्ट होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है, बाकी रोचस थीमेटिक टेस्ट हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट पर्सनैलिटी के ही हैं, लेकिन उनमें से बायोग्राफी टेस्ट जो है वो आपका टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों पर्सनैलिटी असेसमेंट का, और ये किस टाइप में आता है, सब्जेक्टिव टाइप में आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। A mal-adjustment individual can develop intimate trust relationship with others, has a clear and integrated identity, has contradictory desires at the same time, incompetent and industrious। अब इस बात को समझने की कोशिश करें आप। मल एडजस्टेड इंडिविजुअल, मल एडजस्टेड इंडिविजुअल का क्या मतलब है, जिसमें मल वर्ड जुड़ जाता है। मल का मतलब होता है फंक्शनिंग कम हो जाना, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब सुनियोजित ढंग से कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वी हैविंग दैट पर्सन, द पर्टिकुलर पर्सन हैविंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज। उसको क्लियर विजन नहीं पता है कि आपको राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ड्राइविंग योर कार और आपको नहीं पता है कि लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, एट द सेम टाइम आप किस पे हैं, एक चौराहे पे हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आपके पास मल एडजस्टमेंट नहीं है, क्लियर विजन है, डेफिनेटली यू आर गोना टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सो क्या हो जाएगा, हैज अ क्लियर एंड इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी, ये तो सही है। हैज कॉन्ट्राडिक्टेड डिजायर्स, 3 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनबोर्न और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये तो सिंपल है, मुझे लगता है इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो हंगर, थ्रस्ट, नीड ऑफ अचीवमेंट एंड सेक्स, तो इसमें से फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड शुड नॉट बी। फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड के साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो जो 12th में जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का जो पार्ट पढ़ेंगे 12th क्लास में, वहां आपको सिंपली हूबहू ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा थ्योरी में। एंड ट्रीटेड एज सिंपैथेटिकली, बिल्कुल सिंपैथी उनके साथ नहीं दिखानी है, मतलब उनको उनको ऐसा लगेगा, ताकि अगर आप लिमिट से ज्यादा किसी को सिंपैथी दे रहे हो, इट मीन्स दैट वो गिल्टी फील करेगा कि लोग मुझे बेचारा समझ के सिंपैथी दे रहे हैं। देन हिंटेड फ्रॉम द मेकिंग प्रोसेस, आर्ट, लिटरेचर एंड पेंटिंग एंड म्यूजिक। ऐसा नहीं करना है कि उनको उनके हक आप छीन लो कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो वी आर नॉट गोना टू अलाउ यू टू परफॉर्म एट अ पर्टिकुलर प्लेस और द पर्टिकुलर ब्रांच। टेक अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस, उसको सामान्य मतलब जो सामान्य बुद्धिमत्ता है उस तरह का आप समझ लो, ऐसा भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्टीफन हॉकिंस को देखेंगे, ठीक है, जो साइंटिस्ट हुए हैं वो, उनकी तो पूरी बॉडी इम्पेयर्ड थी, बट ही वाज ए जीनियस साइंटिस्ट। सो 3 आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा कि उसको फैसिलिटी आप प्रोवाइड करा दीजिए, बाकी आप उनको कोई भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है जब उनको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग, एप्टीट्यूड मीन्स। ये एकदम इजी क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिंपली ये पूछ रहा है। तो एप्टीट्यूड जब हमने पढ़ा था, जब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था, तभी भी एप्टीट्यूड को अलग अलग, टीचिंग और एप्टीट्यूड को अलग अलग डिफाइन किया था। ये क्या आता है, सम ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है जिससे कि वो हर एक चीज के साथ डील करता है फॉर द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और उसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो उस इंडिविजुअल की हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं,
एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज 10 क्वेश्चन हमें करने थे और 10 के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपने बोला था नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट ही क्लास में मैं ये बता दूंगा कि जो पीएचडी की सीट्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, वो कितनी कितनी है, मैं आज ही वो एक क्लास लेके आपको बता दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। बाकी और कोई क्वेश्चन आपका हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग साइन ऑफ करते हैं क्लास को। ठीक है सर, सिलेबस ठीक है, ये 2 क्लास हो गई छोटी छोटी आपकी। एक में मैं आपको सीट डिफाइन कर दूंगा, दूसरे में जो सिलेबस है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का, वो उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज्यादा परेशानी भरा भी नहीं है। उसमें काइनेंथ्रोपोमेट्री थोड़ा सा आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, बस इतना सा है। बाकी एक जो नया टॉपिक आया है, हो सकता है उससे भी आरपीई जो है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसको भी एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।